चलिए ठीक है। ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे, और जहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने आपको छोड़ा था बस उसी से आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ नया चीज़ों को समझेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स के अंदर में। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जस्ट क्लास बनाया था, और उसके अंदर में मैंने आपको फंक्शंस किस तरीके से बना सकते हैं या मेथड हम किस तरीके से बना सकते हैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था कि अलग अलग क्लासेस किस तरीके से बनाना है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास के अंदर में अगर वेरिएबल अगर हो तो उसको हम किस तरीके से एक्सेस हम करेंगे। वो अगर पब्लिक है तो कैसे एक्सेस होगा, प्राइवेट है तो कैसे एक्सेस होगा। तो काफी डिटेल में सभी कंसेप्ट्स के बारे में प्रैक्टिकली हम करके समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने क्लास ए बनाया हुआ है, फिलहाल मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ मैं यहाँ से निकाल दूंगा, ताकि आपको कंप्लीटली ब्लैंक करके और फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी आप देखेंगे कि क्लास ए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, और इस क्लास ए के अंदर में कुछ चीज़ों को हम लिखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने नीचे मैक क्लास रखा हुआ है जिसके पास मेन मेथड है। ठीक है। और क्लास ए हमने ऊपर रखा हुआ है, और इस क्लास ए के अंदर में अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, पब्लिक इंटीजर एक्स, कुछ इस तरीके से रखा। और अगर पब्लिक इंटीजर एक्स में रखता हूँ तो इसके नीचे आएंगे और एक और मेथड बना लिया, जिसका नाम हमने दे दिया सो नाम का एक मेथड बनाया। और अगर इस मेथड को अगर आप कॉल करेंगे तो ये हमें कुछ प्रिंट करके दिखाएगा, और प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉन्केट करते हुए मैंने यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर दिया है। ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे कि क्लास ए के पास में दो पार्ट है, एक है वेरिएबल, दूसरा है मेथड। और इसी वेरिएबल को मैंने यहाँ पे जस्ट मैंने प्रिंट करने की कोशिश किया है। ठीक है। और अब जो हमारे पास जो मेन क्लास है, यानी जो दूसरा क्लास है हमारे पास में, जो है क्लास मैक, जिसके पास मेन मेथड है। तो हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कंपलसरी तौर पे मुझे क्लास ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाना है, सेम उसी तरीके से क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू ए। कुछ इसी तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा था। अब मुझे क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हो कि इंट एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे जो लिखा है कि इंटीजर एक्स जो ये लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर एक्स में मैं कुछ वैल्यू असाइन अगर मैं नहीं करता हूं और डायरेक्टली मैं शो को कॉल करता हूं, तो हमें ये मैसेज प्रिंट होगा। यस और नो प्लीज एक बार जरूर आपको बताएं कि क्या हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स में कोई वैल्यू हमने नहीं दिया है, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एओ ऑपरेटर, जो एओ जो ऑब्जेक्ट है उसमें डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए मैंने सो मेथड को कॉल कर दिया। अब सो मेथड जब हम कॉल करेंगे तो ये जो यहाँ पे जो प्रिंट होगा, एक्स की वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन एक्स में हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स का जो कुछ वैल्यू प्रिंट होगा या नहीं होगा, सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, क्या हो सकता है। कुछ लोग बता रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम कंपाइल करके आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूंगा, और ये प्रोग्राम हमने जो सेव किया हुआ है, हमने सेव किया हुआ है डी ड्राइव में, तो हम डी कोलन लिखेंगे। तो जैसे आप डी कोलन लिखते हैं तो आप डी ड्राइव में आ जाते हैं, लेकिन डी ड्राइव में भी आपको जाना कहाँ पे है, मैंने रखा है जावा प्रो फोल्डर में रखा हुआ है, और अभी से हम कंपाइल करेंगे जावा सी। और फाइल का नाम हमारे पास में है मैक डॉट जावा। इसको जब आप कंपाइल करेंगे तो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। लेकिन जावा मैक जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो दिखाता है। यानी डिफॉल्ट वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे जो हमें दिखा रहा है वो जीरो दिखाता है। राइट। मैं फिर से कंपाइल कर दूं यहाँ पे। जब आप कंपाइल कीजिएगा और जब आप रन कीजिएगा आपको दिखाएगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो। ये कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी क्लास के बाद ये जो वेरिएबल आप जब डिक्लेयर करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब ये होता है कि आप इसमें आप वैल्यू, आप अगर आप देते हैं तब तो ठीक है वो वैल्यू प्रिंट होगा, लेकिन अगर आप वैल्यू नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू ये जीरो प्रिंट करता है। लेकिन अगर वो फ्लोट होता तो 0.0 प्रिंट करता, कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ तक तो ये चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे
ये जो x की जो वैल्यू है मैं देना चाहता हूँ दूसरे क्लास से। दूसरे क्लास इन द सेंस क्या, अभी हमारे पास दूसरा क्लास है बैंक जिसके पास मेन मेथड है, और मैं चाहता हूँ इस मेन मेथड से हम इसे इसे कुछ वैल्यू में देना चाहूँ, तो हम कैसे दे सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद लाइन नंबर 15 पे फोकस कीजिएगा। हमें वैल्यू देना है इंटीजर x को। उससे पहले लिखा हुआ है पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये है कि आप दूसरे क्लास से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, ले सकते हैं, कर सकते हैं ये काम। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि लेकिन ये इंस्टेंस है, यानी ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एक्स इक्वल्स टू 10। आप कुछ इस तरीके से आप वैल्यू आप दे सकते हैं कि ao डॉट एक्स इक्वल्स टू 10। ये लिखने का मतलब ये हो गया कि लाइन नंबर 15 जो आपने लिखा है इसकी वजह से आप यहाँ पे इस x को वैल्यू आप दे रहे हैं। और उसके बाद अगर आप सो मेथड को कॉल करेंगे तो ये जो मेथड है ये कॉल होगा, और फिर आपने जो 10 असाइन किया है वो वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखा देगा। इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम लोग आते हैं इसे स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम इसको कंपाइल करके देखें कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। इसको हम रन करके देखें, आप देख पाएंगे द वैल्यू ऑफ x इज 10 यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैंने आपको ये जस्ट बताने की कोशिश किया कि आप यहाँ से तो वैल्यू आप डेफिनेटली आप देते ही हो, आप उसका यूज आप ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन मैंने ये बताया कि अगर इसमें वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 दिखाएगा, लेकिन इसी वेरिएबल को किसी दूसरे क्लास से अगर हमें वैल्यू देना हो तो आप ऑब्जेक्ट बना के डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और ये वैल्यू यहाँ तक पहुंच जाएगा, और फिर आप उसका यूज आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर होगा, तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए। अब इसमें दूसरा पार्ट कि क्या हम एक ही ऑब्जेक्ट बना के हम वैल्यू दे सकते हैं। तो नहीं, आप एक ही वेरिएबल में अलग अलग ऑब्जेक्ट के हेल्प से अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये कि अभी आपने ऑब्जेक्ट जो बनाया एओ, एओ ऑब्जेक्ट के हेल्प से आपने एक्स को असाइन किया कुछ वैल्यू, लेकिन मैं अब यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ए। ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया AO2। नाम अलग रखना है ऑब्जेक्ट का, जैसे पहले हमने यहाँ पे क्या रखा था, AO नाम रखा था, अभी मैंने AO2 नाम दे दिया इक्वल्स टू न्यू ए। कुछ ऐसा मैंने किया। अब इस AO2 के हेल्प से सेम उसी एक्स को मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 20। और अब इस AO2 के हेल्प से अगर मैं शो को कॉल करता हूं तो यहाँ पे जो आपको जो मैसेज आएगा वो 20 दिखाएगा। मीन्स यहाँ पे मैंने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के हेल्प से x को 10 दिया, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट से हेल्प से उसी x को मैं दूसरा वैल्यू असाइन कर सकता हूं। और अगर अब इसको आप रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि आपको दो आउटपुट देखने को मिलेगा, एक पहले वाले ऑब्जेक्ट के हेल्प से और फिर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के हेल्प से। आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 20। तो ये 20 जो है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से है और 10 जो है पहले वाले ऑब्जेक्ट से है। समझ में आया? प्लीज एक बार जरूर बताएं मुझे कि यहाँ पे। और इस तरीके से आप एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, जितना चाहें आप ऑब्जेक्ट बना के सेम वेरिएबल को आप अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने AO3 कर दिया है, यहाँ पे AO3 कर दिया है, AO3 कर दिया है, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि मैंने 30 वैल्यू पास कर दिया है। तो ये तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, और थर्ड ऑब्जेक्ट से भी हमें उसी एक्स को वैल्यू दे रहा हूं। और अब अगर आप आउटपुट यहाँ पे देखेंगे कंसोल पे, यहाँ पे मैंने कंपाइल किया है, सब ठीक है, रन करके देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 20 30। लेकिन 10 20 30 जो है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, एक्स में ही स्टोर हो रहा है, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे हो रहा है। क्योंकि आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वहां पे मेमोरी एलोकेट होता है। जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, न्यू लिखते, कीवर्ड यूज करते हैं, और न्यू कीवर्ड का काम ही होता है टू एलोकेट द मेमोरी इन द कंप्यूटर, राइट। और वहां पे क्या कर रहा है वो, जब भी मेमोरी एलोकेट हो रहा है तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे एक्स में एक बार 10 दिया, एक बार 20 दिया, एक बार 30 दिया, और इस तरीके से आप एक ही वेरिएबल को अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के आप अलग अलग वैल्यू आप पास कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे कि आप किस तरीके से अलग अलग वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं सेम उसके हेल्प से। क्लियर होगा? तो एक बार प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिए। अब बात करते हैं कि ये पब्लिक है तब तो ठीक है, राइट। पब्लिक कीवर्ड हमने दिया हुआ है। पब्लिक का मतलब क्या, दूसरी जगह से हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पब्लिक की जगह पे मैंने कर दिया प्राइवेट, क्या अब इस इंटीजर x को हम दूसरे क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, या दूसरे क्लास से इस x को वैल्यू दे सकते हैं? यस और नो? क्या क्या लग रहा है आप लोगों को? प्राइवेट का मतलब ही होता है कि नहीं कर सकते हैं आप। प्राइवेट
देखिए पब्लिक लिखने का मतलब आप समझते हैं कि कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन जब आप प्राइवेट लिख देते हैं तो उसका लिमिटेशन जो है, इस इंटीजर एक्स का यूज आप सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर में ही कर सकते हैं, उसके बाहर से उसको एक्सेस आप नहीं कर सकते हैं। इस बात पे ध्यान देना है। अब कैसे होगा, अभी मैं जस्ट एक ही ऑब्जेक्ट पे रखता हूं ताकि आप इसको आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए मैंने ये बताया कि प्राइवेट कर दिया है, लेकिन प्राइवेट का मतलब कि आप दूसरी क्लास से वैल्यू नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप देखो यहाँ पे एओ ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए एक्स को मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10, तो क्या यहां से यानी क्लास मैक के अंदर से आप इस एक्स को वैल्यू नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लाइन नंबर 15 में आप देने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती। क्या ये लेगा, क्या कंपाइलर यहाँ पे क्या बोलेगा? तो देखिए आप जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे उसी वक्त आपको एरर दिखाएगा, और क्लियर एरर दिखा रहा है कि लाइन नंबर 15 एरर क्या है, एक्स हैज प्राइवेट एक्सेस इन ए, यानी एओ डॉट एक्स इक्वल टू 10 जो आप कर रहे हैं ये कंप्लीटली गलत है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्स प्राइवेट है। और आप जो है लाइन नंबर 15 पे अगर आप फोकस करेंगे, देखिए लाइन नंबर 15 मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, एओ डॉट एक्स इक्वल टू 10 आप कर रहे हो, लेकिन एक्स जिसको आप वैल्यू दे रहे हैं वो प्राइवेट है। तो आप ये चीजें तो आप नहीं कर सकते हैं। यानी आप एक दो चीजें समझ में आया होगा, पब्लिक है तो हम बाहर से दूसरे क्लास से वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन प्राइवेट है तो दूसरे क्लास से डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते हैं, बट इनडायरेक्टली वी कैन डू दैट। तो कैसे हम उस चीज को कर सकते हैं, इनडायरेक्टली हम कैसे उसको वैल्यू दे सकते हैं, उस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी हमें क्या करना है, लाइन नंबर 15 ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसको मैं निकाल देता हूं क्योंकि वो उसकी वजह से हमें एरर दिखा रहा था। मुझे वैल्यू यहां तक पहुंचाना है, लेकिन दूसरे क्लास से यानी मैक क्लास के हेल्प से मुझे यहां तक वैल्यू पहुंचाना है, जब लेकिन ये प्राइवेट है। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक पब्लिक मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक वाइड, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया, सेट नाम का एक मेथड बनाया। इसके अंदर में पैरामीटर कैसे डिक्लेयर करते हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू एक दे दिया इंटीजर ए, ठीक है। और आप लोगों से सवाल है कि क्या सेट मेथड जो हमने बनाया है ये इस इंटीजर एक्स को एक्सेस कर सकता है? यस और नो में आंसर कीजिएगा प्लीज, कि सेट मेथड इस प्राइवेट इंटीजर एक्स को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्योंकि देखिए ये दोनों ही सेम क्लास में है तो बिल्कुल कर सकता है। मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लिखने का मतलब ये है, आप इसको बता रहे नहीं कर सकता। प्राइवेट लिखने का मतलब मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इस क्लास में कहीं पे भी आप यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सेट भी तो क्लास ए का ही मेंबर है ना, तो सेट जो है डेफिनेटली इस एक्स का यूज कर सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर आप इस मेथड को कॉल करेंगे तो मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू ए लिखा है। इसका मतलब क्या कि मैंने एक जो पैरामीटर जो मैंने डिक्लेयर किया इंट ए जो मैंने बनाया है, इस ए की वैल्यू मैं एक्स को असाइन करने की कोशिश में करूंगा। अब आप बताइए कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है जो सिलेक्टेड एरिया जो आप देख रहे हैं, इसको हम दूसरे क्लास से कॉल कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो पब्लिक है तो डेफिनेटली हम कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने इस शो मेथड को कॉल किया था, एग्जैक्टली इन द सेम वे वी कैन कॉल दिस पर्टिकुलर मेथड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो हमने इस सेट को कॉल करना है, तो हम कैसे कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, तो हमने क्या किया, एओ डॉट सेट को कॉल किया। लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि जो सेट मेथड हमने बनाया है उसके पास एक पैरामीटर है, यानी इंट ए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, मीन्स आपको एक वैल्यू पास करना होगा। तो ये जो आप 11 दे रहे हो ये किसको दे रहे हो? आप 11 जो है आप इस ए को दे रहे हो, ठीक है। लेकिन आप सेट को कॉल तो कर रहे हो, तो जैसे कॉल कर रहे हो तो आपने 11 पास किया। अब ये मेथड जैसे एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा, ए के पास जो कुछ भी वैल्यू होगा वो असाइन हो जाएगा, किसमें, एक्स में असाइन हो जाएगा। और एक्स का मतलब आप इसी एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम प्राइवेट को भी हम दूसरे क्लास से वैल्यू दे सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं, हम इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एक और पब्लिक मेथड बनाएंगे, उसके हेल्प से इसका जो पैरामीटर का जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हम इस एक्स तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए हमने यहाँ से ये तो काम कर दिया है, उसके बाद फिर हम शो को अगर कॉल करेंगे तो शो कॉल होगा तो क्या प्रिंट करेगा, एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू यहाँ पे कौन से एक्स की बात कर रहा है, यहाँ पे तो एक ही एक्स हमने डिक्लेयर किया है जो कि प्राइवेट में है। अब हम सेम प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देखेंगे। पहले आपने देखा था कि लाइन नंबर 15 में आपको दिखा रहा था कि x हैज अ प्राइवेट एक्सेस इन ए, लेकिन अब सेम प्रोग्राम को हम अब यहाँ पे कंपाइल करेंगे और अब आपको वो एरर नहीं दिखा रहा है।
और अब आप इसको रन करके देखिए, आपको दिखा रहा है द वैल्यू ऑफ x इज 11। तो ये मैंने आपको बताया कि प्राइवेट भी अगर हो तो आपको कैसे एक्सेस करना है, उसके लिए आपको एक एडिशनल मेथड मैंने आपको बताया कि आप इसके मेथड के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे कोई पूछ रहे हैं कि ये इनबिल्ट है, ये इनबिल्ट आप नहीं है, आप खुद से जो भी मर्जी चाहें बना सकते हैं मेथड का नाम। यहाँ पे सेट मेथड हो गया या शो मेथड हो गया, ये सभी इनबिल्ट नहीं है, आप जो मर्जी चाहें दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये पार्ट समझ में आ गया है तो अब आप लोगों के लिए सवाल ये है कि अगर मैंने यहाँ पे रखा है कि इंटीजर x एंड y, यानी अब हमारे पास दो प्राइवेट वेरिएबल हो चुका है और मैं चाहता हूं कि दोनों को प्रिंट करना। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ x इज, यहाँ पे y, और यहाँ पे हमने y को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब आप बताएं कि मुझे क्या करना होगा, क्योंकि y को तो भी वैल्यू में देना होगा, यहाँ से दूसरे क्लास से कैसे देंगे? यस, मुझे रिस्पॉन्ड चाहिए प्रॉपर तरीके से। कैसे हम वैल्यू दे सकते हैं? वाई के लिए भी मुझे चाहिए, तो एक और मेथड हमें बनाना चाहिए या इसी मेथड से काम हो जाएगा? कैसे करेंगे? अभी अभी जो हमने किया उसके हेल्प से हमने क्या किया है, सिर्फ हमने सेट बनाया है और यहाँ पे एक पैरामीटर रखा है, यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू जा रहा है। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि आप में से कुछ लोग बता रहे हैं कि एक और हम मेथड बना लेंगे। आप एक और मेथड तो डेफिनेटली बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से दो पैरामीटर भी तो पास कर सकते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये दो पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे इंट बी आप कर दें, और उस केस में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू बी। यानी अब क्या होगा कि जब आप सेट को कॉल करेंगे तो अब यहाँ पे दो पैरामीटर हो चुका है। दो पैरामीटर होने का मतलब क्या, आपको यहाँ से दो वैल्यू पास करना होगा। 11,12 दे दिया मैंने, तो 11 और 12, तो 11 ए को असाइन होगा, 12 बी को असाइन होगा, फिर ए की वैल्यू एक्स को जाएगा और फिर बी की वैल्यू वाई को जाएगा। यानी दोनों को ही मैंने, ये जो प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल था उसको मैंने दूसरे क्लास से वैल्यू हमने पास कर दिया, विद द हेल्प ऑफ सेट मेथड के थ्रू हमने पास कर दिया। तो फिर सो कॉल होगा, एक्स और वाई की वैल्यू प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगा। इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद अब हम इसको फिर से कंपाइल करके देखें और अब हम यहाँ पे रन करके देखें। आपको दिखा रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इज 11 एंड 12। समझ में आ रहा है? तो एक बार प्लीज आप जरूर मुझे कंफर्मेशन दें कि यस, इस चीज को आप बेहतर तरीके से भी आप समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑल क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक का क्या मतलब है, प्राइवेट अगर है तो हम किस तरीके से उसको हम एक्सेस करते हैं। ये तरीका मैंने आपको बताया। इसका तरीका एक और तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि पब्लिक वॉइड सेट मैंने बताया, ये हमने एक मेथड बनाया और मेथड आपको बनाना अच्छी तरीके से आता है। लास्ट क्लास में उसी के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अब इस कोड में मैं कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा, सिवाय कि ये जो वाइड सेट जो लिखा हुआ है ना, ये वाइड सेट को मैं रिप्लेस करूंगा क्लास के नाम से। ध्यान से आप सुनिए कि मैंने क्या बोला। पहले क्या था, पहले था वाइड सेट, लाइन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। लाइन नंबर 4 में वाइड सेट जो लिखा है, यानी ये एक इनबिल्ट नहीं है, हमने अपनी मर्जी से नाम दे दिया था सेट। ठीक है, बाकी पब्लिक समझते हैं, वाइड समझते हैं, लेकिन मैंने ये क्या बताया कि वाइड सेट को आप रिप्लेस कर दो किससे, क्लास के नाम से। तो क्लास का नाम क्या है, हमारे पास ए है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि क्लास का नाम जो है वही मैंने यहाँ पे डाल दिया है और बाकी मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब चीजें आप अच्छी तरीके से समझते हैं यहाँ पे। अब आप बताएं कि यहाँ पे सेट नाम का कोई मेथड तो है नहीं। अगर इस सेट नाम का कोई मेथड नहीं है तो यहाँ से जो लाइन नंबर 21 में जो सेट को कॉल कर रहे हैं, इसको कॉल करने कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ऊपर इस नाम का कोई मेथड हमने बनाया ही नहीं है। अब इसको निकाल देंगे। अब क्या होगा, अब निकाल देंगे, इसका मतलब क्या कि अब यहाँ से जो वैल्यू हम पास करते थे नीचे से, वो वैल्यू कहाँ से पास करेंगे? इस केस में आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते थे, अभी तक जो हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे थे, हमेशा हमने यहाँ पे न्यू एड यानी क्लास का नाम लिखने के बाद ये जो पैरेंथेसिस आप देख रहे हैं, ये हमेशा ब्लैंक एम्प्टी हम लोग छोड़ के रखा करते थे। लेकिन जब भी ऐसा हो कि आपने पब्लिक ए ऐसे लिखा हुआ है, यानी क्लास का नाम ही आपने यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे पैरामीटर लिखा हुआ है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट जब आप बना रहे हैं उसी वक्त पैरामीटर यहाँ से जो है ब्रैकेट से आप वैल्यू पास कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे क्या है, ए, और ए के बाद ब्रैकेट में दो वैल्यू हमने पास किया है, तो वही चीजें यहाँ पे 10 और 20 आ जाएगा, और सेम उसी तरीके से प्रोसेस होगा। 10 जो है एक्स को असाइन हो जाएगा, 20 जो है वाई में असाइन हो जाएगा, फिर सो कॉल होगा और एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। हम सेव करते हैं।
यानी हमने सेट को हटा दिया और हमने ए रख दिया और इसका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं लिखा है। अभी आपने देखा है लास्ट क्लास में कि जब भी हम मेथड की बात करते हैं तो उसका रिटर्न टाइप हम यूज किया करते थे कि वहां पे वॉइड होगा या रिटर्न टाइप स्ट्रिंग हो सकता है, रिटर्न टाइप वहां पे फ्लोट में हो सकता है, डबल में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी रिटर्न टाइप ने यूज नहीं किया है। जस्ट पब्लिक और जस्ट ए लिख दिया है। और बाकी काम कैसे होगा? डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से होगा। आप जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ये एक्टिवेट होगा वैल्यू असाइन हो जाएगा एक्स में और वाई में। और फिर अगर आप इसको कंपाइल करके आप देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 20 प्रिंट करके दिखा रहा है। तो ये मैंने दूसरा तरीका आपको बताया कि अगर प्राइवेट अगर कोई वेरिएबल हो उसको एक्सेस करने का तरीका। एक तो आप यूजर डिफाइंड मेथड के थ्रू कर सकते हैं और ये दूसरा, इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसको क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टर एक कीवर्ड है और ये मेथड की तरह ही काम करता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना होगा। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, आपको अभी कभी समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या कि इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। इस बात पे ध्यान देना है ना? तो यहाँ पे क्या किया मैंने? पब्लिक और फिर यहाँ पे क्लास का नाम ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसलिए मैंने बताया कि इट्स नेम, यानी कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो इसके क्लास का नाम होगा, बट विदाउट एनी विदाउट एनी रिटर्न टाइप। इसका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो रिटर्न टाइप नहीं होगा, यानी हमने कोई भी यहाँ पे वॉइड इंटीजर कुछ भी नहीं लिखा। इसको क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टर कहेंगे। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? और ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट जैसे आप बनाते हैं कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो जाता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ये ऑटोमेटिक इसको जाके कॉल कर दिया और इसके अंदर में जो कुछ भी आपने किया था वो सारा प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म करके आपको दिखाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप समझ पा रहे होंगे कि कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है और वही मैंने प्राइवेट को कैसे एक्सेस किया वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब हम सिर्फ अगर मैं फोकस करूं कि कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आपको जब समझना हो तो इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से भी कर देता हूं कि देखिए, जब भी कंस्ट्रक्टर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास नेम होगा, क्लास का जो नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, इसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं होगा और ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दे रहा है। ठीक है, जैसे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ये ऑटोमेटिक ये जाके कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर जो है दो टाइप का होता है। दो टाइप का मतलब क्या? एक होता है पैरामीटराइज्ड पैरामीटराइज्ड दूसरा होगा नॉन पैरामीटराइज्ड। ठीक है, पैरामीटराइज का मतलब क्या कि जैसे अभी जो आप देख रहे हैं लाइन नंबर 8 में हमने कंस्ट्रक्टर तो बनाया लेकिन उसके पास दो पैरामीटर है। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर कौन सा हो गया? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। दूसरा नॉन पैरामीटराइज्ड या डिफॉल्ट भी उसको कहते हैं। नॉन पैरामीटराइज्ड का मतलब क्या होगा? जब ये कंप्लीटली खाली होगा, ब्लैंक होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये नॉन पैरामीटराइज्ड या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। और ये दो कितने टाइप का कंस्ट्रक्टर है अभी मैंने आपको पैरामीटराइज्ड का एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया। और प्राइवेट जो इंस्टेंस वेरिएबल था उसको हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे, मेथड के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे और वहां पे किस तरीके से यूज हम करेंगे उसको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें क्या कि अभी सारी चीजों को मैं यहाँ से फिलहाल यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कंस्ट्रक्टर अगर हम बनाना है तो आपने कुछ डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक नहीं भी लिखें तो चलता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर हमने लिख दिया क्या? आई एम कंस्ट्रक्टर, कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे आते हैं क्लास मैक में। इसे क्या आपको कॉल करना पड़ेगा? आपने जस्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, जस्ट आप ये ऑब्जेक्ट बनाते हो ये कॉल हो जाएगा। अभी आप देखिए मैंने यहाँ पे इसको कंपाइल हम करते हैं, कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं है, रन करेंगे आपको आउटपुट दिखा रहा है आई एम कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है? तो कंस्ट्रक्टर और मेथड में आपसे कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो अभी आप देखिए मेथड के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया मैंने void शो नाम का एक मेथड बनाया।
अब सो नाम का जो मेथड मैंने बनाया है और इसी के अंदर में मैं कुछ प्रिंट कर देता हूं और मैं लिखता हूं कि आई एम मेथड। कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है ये चीज आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मेथड अगर आपको कॉल करना होगा तो कंपलसरी तौर पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट तो दोनों ही केस में बनाना है, लेकिन आपको इसके लिए सेपरेटली कॉल करना होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसको छोड़ दिया, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट आप बनाओ, और आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आप नहीं भी लिखोगे, कुछ ऐसे भी आप लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट न्यू ए लिखा मतलब क्या, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा और ये ऑटोमेटिक ये कॉल हो जाएगा। ठीक है। तो क्या इस केस में सो मेथड कॉल होगा? क्योंकि सो तो यूजर डिफाइंड मेथड है और इसको आपने कॉल नहीं किया है, तो ये बिल्कुल कॉल नहीं होगा। और ये आई एम मेथड जो है, ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे नहीं देखने को मिलेगा आपको। सिर्फ मैसेज क्या मिलेगा, आई एम कंस्ट्रक्टर का जो पार्ट है सिर्फ वही आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। तो जब आप इसको कंपाइल कीजिएगा और कंपाइल करने के बाद जब आप रन करेंगे, आप देख सकते हैं आई एम कंस्ट्रक्टर आपको दिखा रहा है। इसका मतलब क्या, आपसे जब दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा, लेकिन मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ दूसरा दे सकते हैं। क्लास का नाम आपको यूज नहीं करना है, कुछ अलग नाम देना होगा। दूसरा कि क्लास जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसके पहले रिटर्न टाइप नहीं होगा। यहाँ पे रिटर्न टाइप कंपलसरी तौर पे देना ही होगा मेथड में। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा कि आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते ही आपका मेथड कॉल नहीं होगा। इसको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए आप जब शो को कॉल करेंगे तो ही शो मेथड कॉल होगा। तो मेथड भी अगर है और कंस्ट्रक्टर भी है तो पहले कौन सा कॉल होगा, पहले हमेशा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन मेथड को आपको कॉल करना होता है। तो अब यहाँ पे आप जब आउटपुट अगर आप देखेंगे, इस केस में हमने कंपाइल किया है और रन करके देखिए आई एम कंस्ट्रक्टर और फिर उसके बाद आ रहा है आई एम मेथड। क्लियर होगा तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए मुझे, इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए क्या। तो ये दोनों पार्ट को मैंने बताने की कोशिश किया कि मेथड और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है। मेथड को आपको कॉल करना होता है, कंस्ट्रक्टर आप जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग मूव करते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और अगर हम बात करें क्या कि आप एक ही क्लास में भी अगर आप काम करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो कुछ भी मैंने यहाँ पे बनाया है, ये सभी पार्ट को मैंने यहाँ से निकाल दिया। अभी जस्ट हम लोग क्लास मैक के अंदर में हैं और यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट वगैरह बनाया करते थे। अभी कंप्लीटली आप देखेंगे कि जस्ट हमने क्लास मैक है और मेन मेथड यहाँ पे रखा है। लेकिन इसी मैक के अंदर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो क्लास मैक है उसमें सिर्फ मेन मेथड को ही रखा जाए। आप यहाँ पे भी मेथड आप बना सकते हैं, यहाँ पे भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पब्लिक वॉइड शो मेथड यहाँ पे बना दिया, बिल्कुल मुमकिन है। तो आप एक ही क्लास के अंदर में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट कर दिया, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो मैक, जस्ट एक ये मैसेज मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अब क्या करना होगा, आप रन करेंगे, आउटपुट प्रिंट करके दिखाएगा। क्या हो सकता है, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। इस केस में मुझे हेलो मैक, हमने जो लाइन नंबर 5 में जो ये मैसेज को प्रिंट करने की कोशिश में कर रहा हूँ, ये मैसेज प्रिंट होगा या नहीं होगा, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। क्या हो सकता है, कुछ लोग बता रहे हैं यस होगा, कुछ लोग बता रहे हैं नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आप जब भी इस तरीके से करेंगे तो ये जो मेथड है, ये मेथड किस तरह का मेथड है, ये हमने जस्ट एक मेथड हमने बनाया है। इसका मतलब है कि इसको एक्सेस करने के लिए कंपलसरी तौर पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, भले ही सेम क्लास में क्यों ना हो, आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। यानी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यानी जो हमारा मेन मेथड है उसके अंदर आना है और फिर यहाँ पे मैक ऑब्जेक्ट का नाम एम दे दिया इक्वल्स टू न्यू मैक, ऐसे आपको करके और फिर एम डॉट शो करेंगे तो ही ये मेथड कॉल होगा। और अब अगर आप इसको कंपाइल कीजिए और कंपाइल करने के बाद जब आप रन करेंगे तो आपको हेलो मैक आपको दिखाएगा। इस चीज को मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि, और इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका था मैंने स्टैटिक के बारे में, कि पब्लिक स्टैटिक वाइड ऐसा लिखा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, अगर इस केस में अगर ये सब चीजें मैं नहीं लिख रहा हूं ऐसा, तो क्या ये मैसेज हमें प्रिंट करके दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? क्या हो सकता है? अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक लिख दिया, पहले क्या था,
एक इंस्टेंस मेथड था, वो नॉर्मल सा मेथड था, तो वहां पे कॉल नहीं हो रहा था। अभी भी आप इसको रन करेंगे, आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि स्टैटिक लिखने का मतलब है कि यस, आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होगा, लेकिन आपको बताना होगा कि कौन से क्लास में है। यानी आप मेन मेथड के अंदर आके क्लास का नाम डायरेक्टली आप लिखो, और डॉट शो मेथड आप ऐसा लिखेंगे, यानी मैक डॉट शो आप जब करेंगे तो आपको ये प्रिंट करके दिखाना चाहिए। यहाँ पे जब आप कंपाइल कीजिए, आप यहाँ पे हमने कंपाइल किया है और रन करके देखिए, आपको दिखा रहा है हेलो मैक। और इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम पब्लिक स्टैटिक वाइडमिंग को एक्सप्लेन कर रहे थे कि स्टैटिक कीवर्ड का क्या मतलब है। यहाँ पे भी जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप कर दिया आपको कि स्टैटिक अगर लिखा होता है तो आप डायरेक्टली क्लास का नाम और डॉट शो आप कर दें, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर स्टैटिक नहीं है तो कंपलसरी तौर पे आप इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉल करने की कोशिश अगर करते हैं तो आप जब आप कंपाइल आप करेंगे, आपको उसी वक्त आपको एरर दिखाएगा, बोलेगा कि नॉन स्टैटिक मेथड है। और नॉन स्टैटिक मेथड होने का मतलब ये होता है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा और ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही आप उसको कॉल कर सकते हैं। क्लियर होगा? तो स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड दोनों को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब मैं ऐसा कर रहा हूं क्या कि मैक के लिए ऑब्जेक्ट में बना रहा हूं, इक्वल्स टू न्यू मैक। ठीक है, ये जो मेथड का नाम जो लिखा था, पहले हमने पब्लिक लिखा है, फिर मेथड का रिटर्न टाइप लिखा है, फिर मेथड का नाम लिखा, ये सारा पार्ट मैं यहां से निकाल दे रहा हूं और इसको मैंने सेव किया है। क्या ये प्रोग्राम रन होगा? यहाँ पे मैं कुछ नाम ही नहीं दिया कि क्या मेथड का नाम है, वो कुछ भी नहीं लिखा है, जस्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज में कर रहा हूं। और अब अगर मैं इसको रन करके देखें तो क्या हमें आउटपुट दिखाएगा या एरर दिखाएगा? क्या हो सकता है? मैक्सिमम लोग बता रहे हैं कि एरर आएगा, क्योंकि हमने मेथड का नाम ऑब्वियस सी बात है हमने नहीं दिया है, तो किसको कॉल करेगा, राइट? तो यहाँ पे जब आप कंपाइल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे तो कंपाइल टाइम में कुछ एरर आपको दिखा ही नहीं रहा है। तो हो सकता है आप लोग के मन में कि हो सकता है कि रन टाइम में एरर दिखाए, कुछ लोग बता रहे हैं होगा, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मैं रन करके भी आपको दिखाऊं। जब मैं रन कर रहा हूं तो यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है हेलो मैक। तो सोचेंगे कि ये कैसे हो रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जब भी आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया आपने, इसको कहते हैं इंस्टेंस ब्लॉक। ये एक ब्लॉक है जो कि इंस्टेंस ब्लॉक है, यानी ऑब्जेक्ट बनाते ही ये एक्टिवेट हो जाएगा। इस बात पे ध्यान देना है, ये बिल्कुल भी एरर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ में आए। इंस्टेंस ब्लॉक इसको कहते हैं। ठीक है, इंस्टेंस ब्लॉक लिखने का तरीका क्या है? कुछ नाम नहीं देना है आपको, जस्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जो काम करना है इसके अंदर आप कर दीजिए, बस हो गया। और आप जस्ट ऑब्जेक्ट बनाए, और ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, बस हो गया। न्यू मैक लिखा और ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा आउटपुट प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो इंटरव्यू में कभी भी इस तरह का मिस्टेक नहीं करें, जब भी आप इस तरीके से देखें तो कोड बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता है। और इसमें आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट हमने मैसेज प्रिंट करने के लिए आपको ये बताया, आप जो कुछ भी करना चाहें वो हर चीज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंटीजर एक्स वाई जेड ले लिया, तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, एक्स में 10 दे दिया, वाई में हमने 20 दे दिया, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कर दिया हमने, है ना। और अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि सम इज कॉन्केट करते हुए जेड को प्रिंट कर दिया। अब ये जो पार्ट अगर आप देख रहे हैं, ये सभी इस इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर में, हमने इसका कुछ नाम नहीं दिया है, बाय डिफॉल्ट इसको इंस्टेंस ब्लॉक कहा जाता है। और इंस्टेंस ब्लॉक, इंस्टेंस का मतलब भी होता है ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया ये कॉल होगा ही होगा। इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जब आप इसको कंपाइल कीजिएगा और रन कीजिएगा, आपको सम इज 30 आपको दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इंस्टेंस ब्लॉक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसका एक और आप एडवांटेज आप देखेंगे क्या, कि जैसे मान लीजिए कि इसी जो मैंने अभी जो कोडिंग किया, इस जो सिलेक्टेड एरिया आप देख रहे हैं, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके नीचे कर दिया, नीचे कर दिया, यानी तीन इंस्टेंस ब्लॉक हमने बना दिया है। पहले में हमने प्लस कर दिया, दूसरे में मान लो कि मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे मैसेज भी मैं देता हूँ कि ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे तीसरे वाले में हमने मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तीन इंस्टेंस ब्लॉक है। ठीक है, और आपने ऑब्जेक्ट बना दिया है। ऐसा नहीं कि तीन
इंस्टेंस ब्लॉक है तो 3 बार ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक बार बना दिया और अब अगर आप यहाँ पे इसको कंपाइल कीजिएगा, कंपाइल करने के बाद सब कुछ ठीक आपको दिखा रहा है। जब रन करेंगे सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आपको दिखा रहा है। कितना कोड कस्टमाइज हो गया, कितना आसानी से इस सब चीजों को किया जा सकता है। एक बार ऑब्जेक्ट बनाया, ये सारा चीज प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और इस कुछ भी नाम नहीं लिखा रहे तो इसको आप समझ जाओ कि ये इंस्टेंस ब्लॉक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि यहाँ पे काम किस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने इसको क्या बताया, इंस्टेंस बताया। इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखा, यानी लाइन नंबर 27 को मैं इरेज करता हूं, तो क्या मुझे ये आउटपुट आएगा क्या? अब आउटपुट नहीं आएगा। इंस्टेंस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है, तो हमने तो ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं। ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं तो यहाँ पे आप जब कंपाइल कीजिएगा आपको कंपलसरी तौर पे एरर तो नहीं दिखाएगा, लेकिन जब रन करेंगे तो आउटपुट भी आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि इंस्टेंस ब्लॉक आपने बनाए हैं लेकिन आपने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं। इसलिए हमें यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट दिखा रहा है। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इस तरीके से कि ऊपर इंस्टेंस ब्लॉक डाल दिया है, नीचे ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया है, तो आप कभी भी ये मत बताओ कि वहां पे सिंटैक्स एरर आएगा या कुछ कंपाइल टाइम एरर आएगा। बिल्कुल नहीं, ना कंपाइल टाइम आएगा ना यहाँ पे रन टाइम एरर आएगा। जस्ट आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है इसलिए वो मैसेज प्रिंट करके नहीं दिखा रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे आउटपुट आपको दिखा रहा है। लेकिन क्या कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे मेन मेथड के अंदर कुछ करना ही नहीं पड़े, लेकिन ये आउटपुट हमें आए? इसका क्या सॉल्यूशन होगा? क्योंकि अभी जो मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट बनाया तो इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाना और फिर भी ये कॉल होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा एक कीवर्ड ऐड करना होगा, और वो कीवर्ड होगा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब जानते हैं ना कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक डाल दिया, इसी को मैंने कॉपी करके ये सेकंड वाले में भी स्टैटिक डाल दिया है और थर्ड वाले में भी स्टैटिक डाल दिया है। अब इसको क्या कहेंगे, ये स्टैटिक ब्लॉक हो गया। पहले कुछ नहीं नाम था तो इंस्टेंस ब्लॉक था, अब हमने स्टैटिक ब्लॉक बना दिया। अब ये जो है हमारा स्टैटिक ब्लॉक है। अब स्टैटिक ब्लॉक का मतलब आप जानते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जब आप इसको कंपाइल कीजिएगा, और कंपाइल करते वक्त आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और जब रन करेंगे आउटपुट आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से आ रहा है। लेकिन ये जो आउटपुट हमारा आ रहा है वो स्टैटिक ब्लॉक की हेल्प से आया, और मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा। समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए, क्योंकि इस तरह से जो चीजें हैं आपका टेक्स्ट बुक में तो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इंटरव्यू में डेफिनेटली आपसे इस तरह का क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि स्टैटिक ब्लॉक समझ में आया होगा, प्लस आपको इंस्टेंस ब्लॉक समझ में आया होगा। अब इंटरव्यू में थोड़ा सा और आपको इसमें ट्रिक किया जाएगा क्या, कि अभी फिलहाल जितना भी चीजें था मैं सभी को यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। अभी देखिए आप, मैंने यहाँ पे बनाया क्या, मैक। ये क्या है सभी लोग बताएंगे मुझे? मैक अगर मैं सिर्फ लिखता हूं तो ये क्या है? मेथड है, कंस्ट्रक्टर है, इंस्टेंस ब्लॉक है, क्या है? जो क्लास का नाम है वही आप नीचे भी यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, राइट ना? तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। प्लस इसके नीचे आते हैं, हमने बना दिया, ये क्या है? जो दूसरा है लाइन नंबर 7 से स्टार्ट जो मैंने किया, ये क्या है? कुछ भी नाम नहीं लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, तो वो हो गया इंस्टेंस ब्लॉक। इसको मैं बोल देता हूं यहाँ पे इंस्टेंस ब्लॉक, ये हो गया। ठीक है, ये दो पार्ट है। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कॉल होता है। अभी जस्ट हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में भी देखा मैंने कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। अब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मैंने न्यू मैक किया, तो क्वेश्चन ये होगा कि कौन पहले कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा या इंस्टेंस ब्लॉक पहले कॉल होगा? ये आपसे इंटरव्यू में सवाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप कॉल अगर आप करते हैं, ठीक है, तो हमेशा इस बात पे ध्यान रखें कि जब भी इंस्टेंस ब्लॉक है तो पहले इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होगा, उसके बाद ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और ये इंटरव्यू में हमेशा पूछा ही जाता है कि आप कितना डीपली कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि दोनों ही ऑब्जेक्ट से कॉल होता है, लेकिन दोनों में सबसे पहले कॉल कौन होगा? अगर इंस्टेंस ब्लॉक है तो पहले इंस्टेंस ब्लॉक ही कॉल होगा, और उसके बाद ही
पहले इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हुआ। देखो आप, मैंने पहले ऊपर लिख के रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कंस्ट्रक्टर ऊपर रख दिया है और इंस्टेंस ब्लॉक नीचे रखा है, उसे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे पहले इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होगा और उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टैटिक भी मैं यहीं पे डाल देता हूँ। ठीक है, स्टैटिक भी डाल दिया, स्टैटिक ब्लॉक भी मैंने अभी आपको बताया, और स्टैटिक ब्लॉक को मैंने यहाँ पे रख दिया है और मैसेज में दे दिया स्टैटिक ब्लॉक। अब आप बताएं कि अब कौन पहले कॉल होगा, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, या ये तो दोनों में आपको समझ में तो आ ही गया, लेकिन अब मैंने स्टैटिक भी डाल दिया है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा होगा, सेकंड नंबर पे कॉल कौन सा होगा, और थर्ड नंबर पे कौन सा कॉल होगा? प्लीज सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर कर कीजिए। आइडल बैठेंगे तो चीजों को समझना मुश्किल होगा, तो जस्ट इसको मूवी की तरह नहीं नहीं देखें, थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा समझ आपको आएगा। क्या हो सकता है, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें, कौन सा पहले कॉल होगा? नीचे मैंने ऑब्जेक्ट भी बना दिया है, ऑब्जेक्ट भी हमने बना दिया है, तो क्या हो सकता है? चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग आंसर आप लोग दे रहे हैं। जब हमने कंपाइल किया सब कुछ ठीक है, जब हम रन करेंगे तो अब देखिए, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल हुआ, फिर इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हुआ, और फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि स्टैटिक ब्लॉक पहले कॉल क्यों हुआ? मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है, यानी जैसे ये क्लास लोड होगा, ऑटोमेटिक स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट कर लेता है। समझ में आया? यानी स्टैटिक ब्लॉक कब कॉल होता है, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है, राइट? तो इसलिए, क्योंकि जैसे क्लास ही लोड होगा, ऑटोमेटिक सबसे पहले स्टैटिक कॉल होगा, और आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो पहले इंस्टेंस कॉल होगा, और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि काम यहाँ पे किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये हो जाता है हमारा फंक्शंस। अच्छा, इसी में मैं एक चीज और भी ऐड कर देता हूँ, तो ताकि एक क्लास का कंप्लीट डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए, कि हमने यहाँ पे एक मेथड भी बना दिया। मान लो कि सो नाम का मेथड बना दिया, और इस सो नाम के मेथड के अंदर हमने कुछ इस तरीके से रख दिया है। क्या? ये हो गया मेथड, मेथड ब्लॉक। तो मेथड के लिए तो आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही इसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी कॉल करेंगे तो ये बाकी सब प्रिंट होगा, लेकिन ये तो प्रिंट होगा नहीं। तो आपको कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना होगा, मैक एम इक्वल्स टू न्यू मैक रखा, और फिर आप एम डॉट शो को कॉल करेंगे तो ही शो वाला कॉल होगा। और अब आप यहाँ पे जब आउटपुट आप देखेंगे, यहाँ पे कंपाइल करने के बाद सब ठीक है, जब रन करेंगे, स्टैटिक पहले, फिर इंस्टेंस, फिर कंस्ट्रक्टर, और लास्ट में मेथड वाला पार्ट कॉल यहाँ पे होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इसमें एक चीज और, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया कि क्लास के अंदर में आप क्या क्या रख सकते हैं। यहाँ पे सभी चीजों को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा एक और मैं एक अलग क्लास में क्रिएट करके एक कंसेप्ट और मुझे बताना है, उसको हम फोकस करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने क्लास ए रखा, मैंने आपको बताया कि प्राइवेट रखा हमने, इंटीजर एक्स एक वेरिएबल रखा, एक हमने पब्लिक वॉइड सो नाम का मेथड बना लिया था, और यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट पे मैंने एक्स को प्रिंट किया, यहाँ पे प्रिंट एलन पे हमने एक्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि प्राइवेट है तो डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो मैंने आपको क्या बताया कि आप एक और पब्लिक मेथड बना लीजिए, और इसके अंदर आप कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर कर दीजिए, और फिर यहाँ पे आप एक्स इक्वल टू ए करें। अभी जस्ट हम इसके बारे में डिस्कस किया है हमने। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सेट को कॉल करना होगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्लास ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और फिर ए ओ डॉट सेट को कॉल करेंगे, और फिर हमने यहाँ पे 10 हमने पास कर दिया, और फिर ए ओ डॉट शो को कॉल कर देंगे। क्वाइट सिंपल, ऑलरेडी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। तो सेट को जैसे आप कॉल करेंगे तो ये 10 जो है ए को जाएगा, ए की वैल्यू एक्स को जाएगा, और फिर ये शो प्रिंट हो जाएगा। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। और लेकिन मैं आप सोचेंगे कि फिर से वही प्रोग्राम मैं क्यों बता रहा हूँ जो ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ, क्योंकि वहां पे एक पॉइंट मुझे बताना है, उसको समझिए। देखिए यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है, दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? क्योंकि अभी आपको ये क्लियर बताया, आपको बताया कि अगर जस्ट क्लास के बाद अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये किसी मेथड के अंदर में नहीं होता है, तो इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल हम कहते हैं, और इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं इस क्लास में। अगर पब्लिक हो तो दूसरे क्लास में भी कर सकते हैं, वो भी मैंने अभी आपको बताया। प्राइवेट है तो इस क्लास में कहीं भी कर सकते हैं, तो पब्लिक है तो दूसरे क्लास से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, और इसको मैंने क्या बताया, इंस्टेंस। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है इसको क्या कहेंगे, पैरामीटर। इसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही कर सकते हैं, इसके बाहर हम कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं। तो डिफरेंस तो क्लियर है।
यस ये इंस्टेंस है और ये पैरामीटर है, ठीक है। तो अगर मैंने नाम यहाँ पे भी एक्स कर दूं, और तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा ना कि x इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने नाम सेम रखा, जो इंस्टेंस वेरिएबल का नाम था वही आपने पैरामीटर को भी दे दिया है। अब प्रॉब्लम क्या होगा उसको समझिए, कि जब आप सेट को कॉल करेंगे, आपने 10 यहाँ पे दिया, अब ये जो 10 है इस x को आया, यानी पैरामीटर तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ के बाद फिर कंफ्यूजन होगा कंपाइलर को कि आप कौन से x की वैल्यू को कौन से x में दे रहे हो। यानी आप एज ए प्रोग्रामर आपको क्लियर है, यस ये वाला जो राइट हैंड साइड में जो x है वो पैरामीटर वाला है और ये वाला जो है इंस्टेंस वाला है, लेकिन कंपाइलर कैसे समझेगा। समझ में आ रहा है। तो इस केस में ये प्रॉब्लम होगा कि जब आप नाम दोनों ही वेरिएबल का नाम सेम रख देते हैं, एक्चुअली दोनों ही वेरिएबल अलग अलग चीजें हैं, ये इंस्टेंस है ये पैरामीटर है, लेकिन नाम अगर आपने सेम कर दिया तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा, आप देखिए जब आप इसको कंपाइल कीजिएगा तो कंपाइल करते वक्त बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करके देगा। आपको रन करते वक्त आप देखेंगे जीरो प्रिंट कर रहा है। जीरो मतलब क्यों प्रिंट कर किया जीरो, जीरो मतलब इस सोर्स मेथड को कॉल किया उसने एक्स की वैल्यू, यानी आप जो नीचे से वैल्यू दे रहे हो इसके हेल्प से लाइन नंबर 3 वाले एक्स को दे रहे हो, वहां तक वैल्यू जा नहीं रहा है क्योंकि वो यहीं पे अटक गया। लाइन नंबर 6 पे ही कंपाइलर को कंफ्यूजन हो रहा है कि किसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू किसको देना है। दोनों ही एक्स एक्स आपने लिखा हुआ है और इसीलिए यहाँ से जो 10 आपने दिया है यहाँ पे इस एक्स को नहीं मिला है, यानी इंस्टेंस वाले एक्स को नहीं मिला है। और डिफॉल्ट वैल्यू आप जानते हैं इंस्टेंस का जीरो है, और जो कि जीरो प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखा दिया उसने। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन आप बोलेंगे कि नाम अलग रखो, लेकिन मैंने आपको बताया क्या, इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि नाम सेम रखो, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। उस केस में आपको बताया गया कि एक कीवर्ड के बारे में जो है दिस डॉट, आप दिस लगा देते हो तो कंपाइलर जो है ये आपका जो प्रोग्राम है जावा जो है बेहतर तरीके से समझ जाएगा कि दिस का मतलब कि आप बात कर रहे हो इंस्टेंस वेरिएबल का। अब दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही आसान है। कैसे, ये 10 है, ये 10 जो है इस x को गया, अब x की वैल्यू किसको आप दे रहे हो, सिर्फ x को नहीं दे रहे हो, दिस डॉट x को दे रहे हो। दिस डॉट x का मतलब क्या, ये पॉइंट करेगा कि आप इस वेरिएबल की बात कर रहे हैं। समझ में आया कि दिस कीवर्ड का क्या यूज है। अब इसको आप सेव कीजिए। अब इस केस में आउटपुट जो आप नीचे से जो वैल्यू पास कर रहे हैं वही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जाएगा और आपको 10 यहाँ पे दिखाना चाहिए। और अब आप इसको कंपाइल कीजिए। कंपाइल करने के बाद आप रन करके देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता है। तो ये होता है कि आप दोनों का नाम अगर सेम रखते हैं तो उस केस में दिस से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इंस्टेंस वाला कौन सा है, पैरामीटर वाला कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने इंट एक्स वाई रखा, दो प्राइवेट रखा, तो यहाँ पे भी मैं अगर y ही कर दूं तो हम कैसे लिखेंगे, दिस डॉट वाई इक्वल्स टू वाई, ऐसे लिखेंगे। तो दिस का मतलब कि आप इंस्टेंस वेरिएबल की तरफ आप पॉइंट कर रहा है वो। और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा किसको, y को, और y की वैल्यू मैं पास कर दूंगा यहाँ से 20, और यहाँ पे जो अब प्रिंट करके दिखाएगा वो 20 प्रिंट करके दिखाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अभी आप इसको आप कंपाइल कीजिए, और कंपाइल करने के बाद आप इसको जावा मैक 10 और 20 प्रिंट करके दिखा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, दिस कीवर्ड कैसे यूज करना है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इंस्टेंस ब्लॉक क्या है, स्टैटिक ब्लॉक क्या है, कैसे आप एक ही वेरिएबल को आप अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग वैल्यू पास कर सकते हैं, ये सभी एस्पेक्ट्स को मैंने बताने की कोशिश किया है। पब्लिक कीवर्ड है तो अगर आप कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट है तो बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको एडिशनली आपको मेथड बनाना होगा। इस सभी चीजों के बारे में आपको बताया। तो आज जो मैंने आपको बताया कि क्लास और ऑब्जेक्ट आप अच्छी तरीके से समझते थे, लास्ट क्लास में भी उसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज जो मैंने आपको बताया ये वाला जो पार्ट था कि प्राइवेट को कैसे एक्सेस किया जाता है, इसी कंसेप्ट को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या, कि क्लास के अंदर में जो कुछ भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया उसको प्रोटेक्शन कैसे आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उप्स कंसेप्ट के अंदर में क्लास होता है, क्लास का मतलब समझ गए कि क्लास के अंदर में आप वेरिएबल रख सकते हैं, आप मेथड रख सकते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक रख सकते हैं, स्टैटिक ब्लॉक रख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास का डेफिनेशन समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया कि यस ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही उस क्लास के मेंबर को हम एक्सेस हम कर सकते हैं, यानी मेमोरी एलोकेशन के लिए हम यूज करेंगे। तीसरा जो पार्ट है वो होता है इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि इनकैप्सुलेट करना, ये जैसे कि ये एक क्लास
है, और उस क्लास के अंदर में आपने यहाँ पे क्लास का नाम आपने कुछ दे दिया है, और उसके अंदर में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर आपने किया हुआ है, इसको प्राइवेट लगाने का मतलब क्या कि अब दूसरे क्लास से इसको डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, इसलिए हमने प्राइवेट लगाया है। तो ये जो पार्ट होता है यही इनकैप्सुलेशन का पार्ट होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि उसको हम कैसे दूसरे क्लास से एक्सेस किया जा सकता है, उसके लिए मैंने सेट मेथड बताया, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो ये 3 पार्ट मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश मैंने किया है। उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर समझ में यहाँ तक आया है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दें। और आज हम बस इतना ही रखेंगे। इतना पहले आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे मैं कोई असाइनमेंट आज नहीं दूंगा। ये आज का जो सेशन है कंप्लीटली मैंने आपको बताया, कंसेप्चुअल चीजों को बताया है कि रूल रेगुलेशंस क्या है, कौन से कीवर्ड से क्या होता है, कंसेप्ट्स को बताने की कोशिश किया है। एज इट इज सभी प्रोग्राम को आप कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम आने वाले सेशन में हम करेंगे, फिर आपको असाइनमेंट हम देंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ऑल क्लियर?